नमस्कार, मध्य प्रदेश की बात देख रहे हैं आप। मेरा नाम है ऋषि और हर बार की तरह हम साथ हैं राहुल भैया के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। फिर से जो हमारे दर्शक हैं उन्हें हम एक बार फिर से बता दें कि हम थोड़े थोड़े अंतराल में आपके साथ जुड़ते हैं, भैया जुड़ते हैं, आपकी बातें करते हैं, प्रदेश की बातें, विंध्य की बातें, चुनाव विधानसभा क्षेत्र की बातें, बहुत सारी ऐसे मुद्दे जो कई बार आपके जहन में होते हैं, आपके मन में चल रहे होते हैं, लेकिन उन पर बात नहीं हो पाती है। तो उन्हीं सारी बातों को करने के लिए हम हर बार जुड़ते हैं भैया के साथ। आज का सर जो विषय है जी, वो दर्शकों को मैं एक बार बता देता हूँ, आपके संज्ञान में तो है ही। बजट सत्र विधानसभा का अभी हाल ही में संपन्न हुआ और इसको लेकर कई सारी खबरें, कई सारी बातें, कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो उन्हीं में से कुछ चीजें हमने छांटी हैं और वही इस सवाल के रूप में हम आपके पास लेकर आए हैं। जी। और दर्शकों के भी कुछ सवाल थे, तो वही सब कुछ मिला जुला कर हम आपके सामने रखेंगे और जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इन सभी के जवाब जान पाएंगे। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, कुछ छोटी छोटी चीजें मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्र के बारे में। जो बजट सत्र हाल ही में 9 दिनों का हुआ है और सबसे छोटा ये अगर मैं कहूँ तो बजट सत्र रहा, तो शायद गलत नहीं होगा। तो यहीं से शुरू करते हैं सर। पहले देखिए, मैं 1985 से विधायक हूँ जी, और उसके पहले से भी विधानसभा में पिताजी की वजह से अदब वैसे भी वाकिफ हूँ। लेकिन ये पहला बजट सत्र है जिसमें सिर्फ 9 सिटिंग हुई। साधारण तौर से 20-25 तो नॉर्मल होती थी, तो अब 9 सिटिंग में पूरे साल का बजट पास हो जाए, एक तरह से औपचारिकता हुई। इसमें चर्चा उर्चा नाम मात्र की होती है। अब आप यदि दिन का जो प्रोग्राम होता है उसको देखें, गृह विभाग 1 घंटा, सिंचाई विभाग आधा घंटा, इनके लिए हम खुद ही पहले जानते हैं 2 घंटे 2.5 घंटे तो एक छोटे से विभाग का होता था और कम से कम सिर्फ विभागों की चर्चा पर, पूरे बजट का नहीं है, सिर्फ विभागों के बजट पर हफ्ता भर 5 दिन की सिटिंग हो जाता था। अब की क्या है, 1.25 दिन में पूरा बजट पास हो गया, 1.5 दिन में। ये राजनीति के लिए, विधानसभा की परंपरा के लिए और देश की जनता का, प्रदेश की जनता के लिए सही नहीं है। क्या कारण है, क्यों इतनी जल्दी रहती है कि सत्र समाप्त हो? क्योंकि सत्र में ही निचोड़ आता है प्रदेश की राजनीति में, विकास के बारे में क्या हो रहा है। प्रश्न और ध्यान आकर्षण के माध्यम से बहुत सारे मुद्दे जनता की आवाज के रूप में उठते हैं, सब है। पर दुर्भाग्य है, मोहन यादव जी की पहली इस तरह का जो बजट सत्र है 2025 का 9 दिन का। ये लेकिन परंपरा तो ठीक है ही नहीं, लेकिन इससे एक और चीज सर समझ में आती है कि पहले चर्चाएं होती थी, विधानसभा सत्र में चर्चा हो रही है, पक्ष भी कह रहा है, विपक्ष भी कह रहा है, दोनों की बातें। अब तो ये 9 दिन का मतलब है, सूचना दे दी गई है कि हाँ बुलाया था, आप लोग सूचना लेकर और जाइए। नहीं, मैं वही ने कहा कि ये राजनीति के लिए उचित रास्ते में नहीं जा रहे हैं हम। किसी भी सत्ता के लिए और किसी भी शासन के लिए आदान प्रदान बहुत आवश्यक है, और जब तक विपक्ष अपनी बात न रख सके ठीक से, तब तक आपको क्या मालूम क्या हो रहा है। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप में चर्चा ही तो होनी चाहिए। जब चर्चा भी सीमित कर दी गई है तो काहे की डेमोक्रेसी, काहे का बजट, काहे का सत्र, काहे का कोई। सर आपके ही कथन से एक जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि प्रतिक्रिया को कैसे आंका जाता है विपक्ष की प्रतिक्रिया हम लगातार 9 सत्र भी हुए, लेकिन हमने उसमें देखा मंडला में कथित फर्जी एनकाउंटर वाला मामला हो या फिर कुछ और विषय हो, नौकरियों के मामले हो, खाद्यान्न किसानों के लिए खासतौर पर खाद और बाकी चीज़ों की जरूरत की मांग हो, विपक्ष ने लगातार, मुझे नहीं लगता कि कोई सत्र ऐसा बीता हो, कोई सेशन ऐसा बीता हो, कोई दिन ऐसा बीता हो जिसमें बात न रखी हो। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार की प्रतिक्रिया कैसी है। आप चूंकि पूरे समय वहां पर थे, तो वो कैसे आंकते हैं उस प्रतिक्रिया को आप? जिस तरह से जवाबदेही होनी चाहिए और जिस तरह से जवाबदेही पहले ही सरकारों में हुआ करती थी,
वो अब नहीं रह गई। यह तो ये कारण हो सकता है कि 20-22 साल से लगातार सत्ता में हो, तो एक आभा मंडल हो गया, बन गया है एक कि क्या कर लेंगे ये लोग, हल्ला ही ना होगा, वॉकआउट होगा, तो उनको भी कोई चिंता नहीं रहेगी। ये घातक है प्रजातंत्र के लिए, ये बहुत ही घातक है जब सत्ता पक्ष वाले ये सोचें कि विपक्ष हल्ला करता रहेगा, उसका कोई हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये आ गया शुरू। पहले सर मैं मतलब सदन की कार्रवाई जितनी हम देखा करते थे उसमें वॉकआउट एक बहुत बड़ा विषय हो जाता था कि सदन से अगर विपक्ष वॉकआउट कर गया तो बहुत बड़ा नुकसान है सदन का। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे नहीं, वॉकआउट तो अब साधारण हो गया। हाँ, हर दिन हर इश्यू पर वॉकआउट करते रहते हैं, कौन सुन रहा है? ये बढ़िया। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलता हूँ कि मेरे पास जो आंकड़े उसके हिसाब से 2939 प्रश्न इस बार पूछे गए। इनमें 1785 ऑनलाइन और 1154 ऑफलाइन। हमारे दर्शकों के लिए ये एक बहुत बड़ी संख्या हो सकती है। आप भी सोच रहे हो कि 2939 एक बड़ा नंबर, एक बड़ी संख्या है चर्चा के लिए। लेकिन अगर इसको ओवरऑल देखें सर, तो आपको लगता है कि इतने सारे सवालों पर सार्थक चर्चा हो पाई? देखिए, चाहे 2000 हो चाहे 1000 हो, लगाए गए प्रश्न ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, 9 दिन की सिटिंग थी, 9 दिन में एक शोक चला गया, बचे 8 सिटिंग। किसी भी दिन तारांकित प्रश्न 12 के आगे हम बढ़े नहीं 25 में से, तो 12 × 8 कितने हुए? मतलब 8-9 दिन के सत्र में चाहे 2750 आपने प्रश्न पूछे हों पूरे सब विधायकों ने मिला के, यदि सिर्फ 100 चर्चा में आए हैं तो आप 100 भी नहीं है, 100 भी नहीं आए। 100 भी कम। आप यदि सही में जानना चाहेंगे तो चेक हो सकता है कितने चर्चा में आए। और उन चर्चाओं में भी जिस तरह से जवाब दिया जा रहा है मंत्री महोदय लोगों से, उससे साबित होता है कि वो भी कोई तैयारी में ज़्यादा नहीं आते हैं, कर देंगे। अब जैसे एक मामला था जो अभय मिश्रा जी ने उठाया था, पुलिस वाली बात जी, आखिरकार मंत्री महोदय को हाउस में सस्पेंड करना पड़ा। यदि इस तरह की चीज आपको करनी है तो आप पहले से करिए ना, काहे के लिए आधा घंटा बवाल हो उसके बाद फिर आप वही चीज करें? करना है क्योंकि उचित मामला था जी। एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक महोदय ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया कोई जमीन संबंधी उज्जैन का, तो उनको नोटिस ही मिल गई मालवीय जी को। तो जब सत्ता पक्ष के विधायकों की हालत ऐसी है कि बेचारे वो भी नहीं पूछ सकते सही तरीके से, मेरे ख्याल से ये इंटरव्यू जो मुझसे ले रहे हैं आप, 4-5 भाजपा विधायकों से लीजिए कि उनकी पीड़ा क्या है। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि ये ऐसा इस सत्र में पहली बार शायद मैंने देखा है कि जितना विपक्ष की ओर से प्रश्न थे उतना अंदर से प्रश्न उठ रहे थे। अंदर से प्रश्न उठ रहे थे, यदि हमने उनका किसी का समर्थन कर दिया। एक जैसे उदाहरण के लिए नारायण सिंह कुशवाहा के प्रश्न कोई था, याद नहीं काय का था, मैंने उसमें खड़े होकर उनका थोड़ा सपोर्ट कर दिया। जैसे कल रीति पाठक के लिए कर दिया, तो बाद में हमें धन्यवाद दे रहे थे, कम से कम आपने बात उठाई तो कुछ गंभीरता हुई। ये क्यों भाई? एक विधायक दूसरा विधायक, हम सब बराबर हैं। यदि हाउस में हमने प्रश्न पूछा है तो हमारा प्रश्न भी गंभीरता से लेना चाहिए और एक नए विधायक का भी गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, कोई चीज उसकी आप उत्तर देने में हो सकता है कि उसकी ग्रेविटी ना हो प्रश्न की, तो आप डाल सकते हैं, लेकिन विधायक बराबर है। ये आप ना सोचिए कि सत्ता अलग है और विपक्ष अलग है, नया है पुराना है, कौन है, सीनियर आदमी खड़ा हो गया तो सब सुनने लगते हैं, और फिर ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी कोई बराबर, सब बराबर। ठीक है सर, मैं कुछ आंकड़ों की ओर तब इशारा करूंगा। और सबसे पहले तो वही संख्या जो अखबारों में भी छपी है, हमारे दर्शकों में से कुछ लोग जानते होंगे, 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ये बजट है इस बार का। अब प्रदेश की जो वर्तमान आर्थिक स्थिति है, वर्तमान आर्थिक स्थिति से मेरा अर्थ है कि जो कर्ज है लगभग 50,000 रुपए प्रति व्यक्ति कर्ज इस समय मध्य प्रदेश की स्थिति है, उसमें 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का ये बजट। ये कितना सार्थक आपको लगता है कि
एक बड़ा फिगर है लोगों को आकर्षित करने के लिए, या प्रदेश की हालिया स्थिति से मैच कर रहा है? देखिए, कर्ज में डूब रहा है प्रदेश, चिंता नहीं है उसकी पेमेंट करने के लिए, और ये आदमी सोचे कि उससे कुछ ज़्यादा फर्क होने वाला है तो गलतफहमी में है। बहुत सारे विभागों का बजट यदि आप थोड़ा देखें तो किसी को 7,000 करोड़ मान लीजिए आवंटित हुआ हो, या 10,000 करोड़ आवंटित हुआ हो, खर्च होगा 4,000। ये क्या है? पहली बात। दूसरी बात, जिस रूप से व्यवस्था सुधरनी चाहिए, अधोसंरचना में मध्य प्रदेश का ग्राफ बढ़ना चाहिए, और 2-4 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर एक प्रदेश की माली हालत पता चल जाती है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपकी स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, और आपकी शिक्षा कैसी है। स्वास्थ्य सेवाएं के लिए इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में प्रदेश 21 साल हो गए सरकार में। जब हम लोग सत्ता में थे तभी कहते थे साहब बताइए शिशु पोषण का वो हो रहा है और ये बच्चों का ख्याल नहीं। आज वही हालत 21 साल में हो गई, चाहे आप लाडली बहना कर लो चाहे जो हो, लेकिन वो जो पैरामीटर्स हैं उसमें आपने कोई अंतर नहीं किया है। तो फिर बजट आवंटन भर से क्या कहा? शिक्षा, कितने सारे बच्चों को आज 0 एंट्रेंस हो रहा है। अनेक स्कूल हैं जहाँ पर स्कूल ही नहीं, मास्टर नहीं है, पढ़ाई नहीं होती। तो ऐसे हालत में आप बजट बढ़ाते रहिए, आवंटित करते रहिए, लेकिन उसकी जब तक फॉलो अप नहीं हो, क्रियान्वयन न हो, उसके लिए बिल्कुल से टाइम बाउंड आप ना करो। तो जैसे आपका घर का बजट है मान लीजिए जी, आपने वाइफ ने बनाया बजट, हमारे घर का 5,000 हमारी तनख्वाह है और इस महीने हमें अपने उस सीमित में रहना है। तो आप सीमित में, मान लीजिए अचानक कोई मेहमान आ गया तो पड़ोसी से थोड़ा सा कर्ज 200-400 ले लिया। यहाँ नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ कुछ है ना हो, हमें कर्ज लेने ही लेना। मतलब मैं तो हैरान हूँ, इसी वर्ष ऐसा कोई 10 दिन हिस्सा नहीं गया जब मोहन यादव जी ने कहा कि 5,000 करोड़ का और कर्ज ले रहे हैं। जी बिल्कुल। हाँ, तो जब आप फिर बजट का आएगा भाई, यदि साल का बजट आपने ले लिया है, 2 लाख करोड़, 2,40,000 करोड़ का बजट है इस साल का। ये 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ का। अब ये तो अभी है, और अभी से लेके और अगले मार्च तक यदि 40-50 हजार करोड़ और ले लिए तो मतलब आपका बजट फेल है, आपने प्रावधान नहीं किया। हाँ, आप डे टू डे चल रहे हैं, आपका विजन ही नहीं था, आपका विजन ही नहीं कर रहे, सोच के चलिए। ये गलत बात है। रोजगार एक बड़ा विषय जिस पर हम देखते हैं कि भोपाल में यही तमाम जगह प्रदर्शन होते रहते हैं, अलग अलग जैसे कहना चाहिए परीक्षाओं के बच्चे अभ्यर्थी यहाँ पहुँचते हैं। एक सीधी भर्ती का ऐलान नहीं है सर इस पर। सीधी भर्ती का ऐलान कैसे होगा? हमने इन्वेस्टर समिट कर ली जी, और इन्वेस्टर समिट में हमने कह दिया कि साहब 30,000 लोगों की नौकरी मिलेगी। हाँ, फिर काय की जरूरत है? सब जगहों में, सब विभागों में जब आउटसोर्स ही से काम कराना है तो काहे की भर्ती कराओ? ये मूल बात यह है कि सरकार चाहती नहीं कि भर्ती करे, नहीं तो अभी तक क्यों नहीं भर्ती होती? पुलिस की भर्ती नहीं हो रही है, डॉक्टरों की भर्ती नहीं हो रही है। आपने कल ही मंत्री महोदय का उत्तर था कि अक्टूबर के अंत तक हम डॉक्टरों की भर्ती करेंगे। शिक्षा विभाग में नहीं है, बहुत सारे विभाग में डाइंग कार्डर घोषित कर दिए गए हैं कि वो उसमें फिर भर्ती होने का प्रावधान ही नहीं रह जाता। ये प्रदेश की हालत नहीं सुधरेगी इस तरह से, चाहे कम हो, स्थायी हो, तब जाके सुधरेगी। फिर आप पहले कह रहे हैं कि पलायन कर रहे हैं लोग, नहीं यहाँ से जा रहे हैं। विंध्य की स्थिति तो सर और खराब है। आप तो थे वहाँ पर, विंध्य के लिए सीधा कोई आपको दिखा लाभ की विंध्य एक जो रेगुलर घोषणा है जिलों के हिसाब से अगर उनको छोड़ दी जाए? उसमें भी कहाँ है?
उसमें भी विंध्य के लिए क्या है भाई? सीधी सिंगरौली, रीवा, अब रीवा में उप मुख्यमंत्री है तो थोड़ा उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए कर लिया होगा, लेकिन जिले के हिसाब से क्या है? कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण योजना है जिसका इस बजट में प्रावधान किया गया? सीधे तौर पर तो एक भी नहीं दिखाई। बाणसागर कब का बना हुआ है, उसमें हम लोग चिल्ला चिल्ला के थक गए कि लाइनिंग की जाए कैनाल की। बहुत सारा पानी वेस्ट हो रहा है और जमीन बगल में बाएं दाएं खराब हो रही है, वहां बो नहीं सकते हैं, कोई लाइनिंग का प्रावधान नहीं। तो इस तरह से आप विंध्य की तो बात ही छोड़िए, विंध्य बुंदेलखंड की तरफ तो कोई ध्यान ही निगाह नहीं है। तो भगवान भरोसे हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश लाने के बहाने नौकरियों का ऐलान तो किया जाता है कि इतना निवेश आएगा तो इतनी नौकरियां लगेंगी। मैं सिर्फ एक उत्तर देना चाहता हूँ, यदि आपको थोड़ा सा अध्ययन करना हो तो 21 साल में कितने इन्वेस्टर समिट हुए, और हर इन्वेस्टर समिट के बाद 80,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ की घोषणा होती है और उसमें इतनी रोजगार मिलने वाले हैं। आप 21 साल के इन्वेस्टर समिट का टोटल कर लीजिए और जमीन में कितने उतरे हैं, इन्वेस्टमेंट क्या आया है, उससे पता चल जाएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कवर स्मोक स्क्रीन है। पैसा खर्च हुआ, माननीय मुख्यमंत्री विदेश दौड़े गए, अधिकारियों ने भी दौड़ा किया, सबमिट हुआ, बड़े बड़े उद्योग घराने के लोग आए, सबको कह दिया गया आपको कुछ ना कुछ घोषणा करनी होगी, उनने घोषणा कर दी। क्या जा रहा है हमारा? जमीन में उतर क्या रहा है? यदि इतने साल में इतने इन्वेस्टर समिट शिवराज सिंह के जमाने से शुरू है, इतने समिट हो गए तो कम से कम दिखाई तो देता। कांग्रेस की सरकार में हमारे पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो पीतमपुर बना, मालनपुर बना, मंडीदीप बना, जितने उद्योग एरियाज हैं वो उसी समय के हैं। ये बता दें 5 नए 21 साल में जहां 50,000 करोड़ का निवेश हुआ। यदि ऐसा हुआ ही नहीं तो रोजगार कहां से मिलेंगे? और रोजगार मिलने की बात जब आती है तो बाहर प्रांत का कोई आ जाता है, वो हमारा रोजगार ले जाता है, हमारा लड़का बच्चा जो भाई ब्रादर है घर में वो घूमता रहता है। कोई मतलब सिस्टम तो होना चाहिए कि 25% बाहर का, फेडरल स्टेट कंट्री है, 25% बाहर के, 75 हम लोगों को भी नौकरी मिले। अब बाहर वाला सब ले जाएगा तो हम लोगों को क्या होगा? हर चीज में यही हालत है। बहरहाल आप तो एक अध्ययन कर लो और अगले दफे हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कितना इन्वेस्टमेंट समिट में कितना टोटल हुआ, कितना क्रियान्वयन हुआ, तो पता चल जाएगा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से कि इतने लग गए और कितने रोजगार मिले। पूरी खाका खुल जाएगी। सर मैं ज्यादा समय आपका अपने ही लूंगा। मैं सत्रावधि के दौरान जो कुछ प्रमुख विवाद हुए हैं उन पर एक एक छोटी छोटी आपकी टिप्पणी लेना चाहूंगा। जैसे नगर एवं ग्राम निवेश विधेयक एक पारित हुआ है, इसके अलावा सहकारी समिति संशोधन विधेयक पर ये जो नगर निवेश वाला पारित हुआ है ये उचित नहीं है। इसमें किसानों को मुआवजा मिलने का कोई सवाल नहीं है। आप एक तरफा जमीन ले लेंगे और फिर आप कह रहे हो 50% हम बिल्टअप देंगे, क्या देंगे, कब देंगे, कब नहीं देंगे। अरे किसान को पैसा चाहिए, आप उसकी जमीन ले रहे हैं, जो प्रावधान है वो पैसा दीजिए। किसान जिसमें खर्च करना चाहे वो मान लीजिए जमीन ही खरीदना चाहता है, 20 किलोमीटर दूर जाके खरीद लेगा। आप क्यों उसको बांध रहे हो कि गाय में? दूसरा जो सहकारिता वाला, मध्य प्रदेश सहकारिता आंदोलन का प्रांत है। यहाँ बड़े बड़े दिग्गजों ने सहकारिता का एक पूरा वो ढांचा खड़ा किया। आज हालत ये है कि 15 साल, 18 साल, 20 साल, 10 साल में सभी जगहों पर सरकारी तंत्र के लोग बैठे हैं, कोई सोसाइटी में इलेक्शन नहीं हो रहे और पूरी तरह से सहकारिता ठप हो गया है, जो कि ग्रास रूट का एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता है। जो एक जिला अध्यक्ष सहकारिता का एक पावरफुल बॉडी होती थी, महाराष्ट्र में देख लीजिए, गुजरात में देख लीजिए, इनकी आका लोग गुजरात से आते हैं,
गुजरात के कोऑपरेटिव फेडरेशन देखिए, चाहे अमूल का हो चाहे जिसका हो, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ आप दे रहे हो उन्हीं को। मतलब सहकारिता के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। ये जो बात कही कि अंत्येष्टि है हो रही है, उन्होंने कहा अपने शेखावत जी ने जो कहा, बिल्कुल सही बात कही कि अंत्येष्टि हो। एक सर बस शो कॉज नोटिस जो जारी हुआ था चिंतामणि मालवीय जी को, वो था स्थायी अधिग्रहण, भूमि के स्थायी अधिग्रहण की सिंगल स्टोर है तो उसमें स्थायी अधिग्रहण। ये विषय हालांकि अब सवाल उन्हीं की ओर से उठाया गया, लेकिन चर्चा में मैं इसलिए लेकर आया, एक पिछले कुछ दिनों से अगर पैटर्न को फॉलो किया जाए तो उज्जैन से इस तरह की खबरें बहुत निकल कर आ रही हैं। उज्जैन जो कि मुख्यमंत्री का घर है, गृह जिला है उनका, कि वहाँ छोटे छोटे स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार, और उसके बाद अब इस तरह से कि खुद उस क्षेत्र का एक जनप्रतिनिधि ही ये बात अगर विधानसभा अब ये तो कुछ समय बाद पता चलेगा जी कि कितनी भूमि किस व्यक्ति ने अधिग्रहण की है पर्सनल रीजन से। अब ये आज कहने की बात नहीं है, बात अलग है, लेकिन 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब पूरा बवाल मचेगा उज्जैन का, तब पता चलेगा मध्य प्रदेश की जनता को क्या था यहाँ पर। प्रतीक्षा करेंगे हम सभी, और बस मैं आपका और समय नहीं लूंगा सर, आज के लिए बस इतना ही। हम अगले अंक में फिर किसी और विषय पर बात करेंगे। तो बजट और विधानसभा सत्र से जुड़ी हुई तमाम बातें, तमाम चीज़ों पर चर्चाएं हमने की। उम्मीद है कि आपने भी उन्हें और उनके बेहतर अर्थों को समझा होगा सर के साथ। कुछ प्रतिक्रिया अगर आपकी हो तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, कोई सवाल अगर आपके हो तो वो भी आप हमें जरूर बताइएगा। अगले अंक में हम वो सर के सामने रखेंगे और उनके जवाब आपके नाम के साथ हम उस सवाल को उठाएंगे। खैर, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। मेरा आपके माध्यम से जी सरकार के लिए एक वो है जी कि यदि आप सही में चाहते हो कि जवाबदेही हो, तो सत्र के दौरान की अवधि थोड़ा बढ़ाते रह चलिए। एक निश्चित अवधि होनी चाहिए। शुरू में हम लोग जब विधायक थे तो ये कहा गया था कि 80 दिन 100 दिन के बीच में सत्र होंगे, 3 सत्र जो होते हैं, विंटर, मॉनसून और बजट। अब सब मिला के 18 दिन 20 दिन हो गए। ये उचित नहीं है, गलत है, इसमें सुधार आना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले